हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आंसर राइटिंग ट्रिक्स में। तो जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि हमें आंसर्स किस तरह से लिखने होते हैं। ठीक है ना, ह्यूमैनिटीज़ के आंसर हमें किस तरह से लिखने होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस ईयर की। मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके राइटिंग प्रैक्टिस से हम अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज। भारत के साथ देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल जी की क्या भूमिका थी। तो आज हम इस आंसर की प्रैक्टिस करते हैं कि हम कैसे इस आंसर को एक बेस्ट आंसर बना सकते हैं, मतलब किस तरह से हम एक प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। है ना, हमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें इसे पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है। तो बस इसी को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि चलो इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक बनाई जाए कि हम कैसे एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख सकें हैं कि जिसमें हम कम वर्ड्स में अपना एक बेस्ट आंसर दे पाएँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, जब हमें कोई भी आंसर लिखना होता है और स्पेशली जब कोई हमें लॉन्ग आंसर लिखना होता है तो उसमें एक प्रस्ताव, उसका मतलब एक प्रॉपर वे होता है जिसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग जो करते हैं किसी भी आंसर की, वो करते हैं उसकी प्रस्तावना से। प्रस्तावना बोले तो जिसमें हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ शुरुआती बिंदु लिखते हैं कि उस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई है। ठीक है ना। तो प्रस्तावना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कोई भी आंसर लिखते हो उसको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी आंसर को शुरू करने के लिए एक प्रस्तावना। ठीक है ना। तो आप इसे पॉइंट किसी भी तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तावना डाल के लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड 2-3 बातें, या फिर भूमिका डाल कर लिख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, बट लिखना जो शुरू करना होता है वो ऐसे ही होता है। ठीक है। तो प्रस्तावना हम इसमें क्या देंगे कि इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने जो भी आंसर अपना बनाया है वो कहीं और से नहीं बनाया, कोई भी बाहरी सामग्री यूज़ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की बुक से पहले रीड करिए अच्छे से। पहले आप सीबीएसई को अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद एक प्रॉपर आंसर आप उसी में से ही निकालिए। ठीक है ना। कहीं और से आपको बाहरी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने भी जो अपना आंसर ये जो बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई की बुक से ही रीड करके बनाया है। ठीक है ना। तो प्रस्तावना जिसमें हम इसमें 2-3 मैंने लाइनें लिखी हैं। आप भी इससे रिलेटेड कुछ भी लाइनें कुछ और आपके माइंड में अगर आता है तो वो भी लिख सकते हैं। बस आपको समझना ज़रूरी है कि इसमें लिखना क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा है आज़ादी से पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है कि रियासतों के विलय में सरदार पटेल जी की भूमिका क्या थी। ठीक है ना। मतलब जो सरदार पटेल जी थे उन्होंने हमारे भारत के साथ जो रियासतें थी उन सबको एक करने के लिए, बहुत सारी रियासतें थी, आपने पढ़ा होगा सीबीएसई में। है ना। देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं यहाँ पे आपको मैं सीधा का सीधा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने पहले ही मैंने बता दिया कि यहाँ पर मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे थोड़ा सा कि उस समय हमारा देश जो था उसमें किस तरह की उस समय मतलब चीज़ें थी, पृष्ठभूमि क्या थी कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश शासन द्वारा शासित राज्य, तो वहीं दूसरी ओर राजा द्वारा शासित छोटे बड़े आकर के अलग अलग राज्य थे जिन पर उनका सीधा प्रभुत्व रहता था। अगर हम बताएं, एक आंकड़ा दे दें कि उस समय ब्रिटिश प्रांत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। ये हमने एक भूमिका बता दी। ठीक है। अब हम अपने पॉइंट लिखते हैं कि ठीक है, अब समस्या क्या आती है। अगर ऐसा तो समस्या क्या आती है, समस्या
अब यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन का जो हमारा मेन आंसर है वो हम यहाँ पर देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, फिर हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए अपना अपना रोल प्ले करा था। ठीक है ना, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात है, जितना आप अपने आंसर को लिखने के लिए पॉइंट टू पॉइंट करोगे उतना आपका आंसर जो है एक बहुत ही स्पष्ट आंसर निकल कर आएगा। अगर आप उसको एक सीधा पैराग्राफ में लिखोगे ना तो उसमें ना चीज़ें थोड़ी सी मैश हो जाती हैं, इसलिए अपना जो आंसर है उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल जी की भूमिका निम्न थी, इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए जो भी आपके माइंड में पॉइंट आते हैं। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट होगा, सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। रियासतों के एकीकरण में उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने विचार विमर्श के जरिए भारतीय संघ में शामिल कर लिया। ठीक है ना, लचीलेपन के आधार पर कुछ राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर को विशेष स्वतंत्रता भी दी गई, भी उन्हें एकीकरण करना था, और एकीकरण के लिए अगर उन्हें कुछ किसी पर्टिकुलर राज्य को अगर विशेष स्वायत्ता भी देनी पड़ती, स्वतंत्रता भी देनी पड़ती, तो उन्होंने उसके लिए भी वो तैयार थे कि हाँ ठीक है हम देने के लिए तैयार है। इसी वजह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्ता भी दी, जिसका मुख्य कारण बस यही था ताकि हम सारी विभिन्नताओं को एक करके और भारतीय संघ में शामिल कर पाए। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग उन्होंने सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया, और शामिल करने के लिए उन्होंने विलय कराने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। लेकिन कुछ रजवाड़े जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, इनके एकीकरण में सरदार पटेल जी को सेना की सहायता भी लेनी पड़ी थी, जिसमें हम दो तीन का हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते। जैसे हैदराबाद का एकीकरण, तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहते हैं, जो एक निरंकुश शासक था और खुद को एक आज़ाद रियासत रखना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता जो थी वो निज़ाम के अत्याचारों से तंग आ गई थी और भारत से मिलना चाहती थी। अत्याचारों से मुक्त पाने के लिए वहाँ की जनता ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और अंततः हैदराबाद के निज़ाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मैंने पूरा विस्तार से नहीं बताया, बस क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इसलिए मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट बता दिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको और थोड़ा, इसको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो कि किस तरह से वहाँ पर एक जनता ने विद्रोह करा और फिर दोनों सेनाओं के बीच किस तरह से युद्ध हुआ, और मैंने लास्ट उसका फाइनल बता दिया कि अंततः हैदराबाद निज़ाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। उसके बाद छठा पॉइंट आता है जूनागढ़। ये रियासत गुजरात के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित थी। यहाँ की अधिकतर जनता हिंदू थी, लेकिन नवाब मुसलमान था। वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, इसलिए सरदार पटेल जी ने नवाब पर जन्म संग्रह कराने का दबाव डाला, जिसने नवाब द्वारा असहमत होने पर सरदार पटेल ने सेना की सहायता से जूनागढ़ रियासत को भी भारतीय संघ में शामिल कर दिया। तो इसी तरह मैंने अपने 6 पॉइंटों में ये पूरी चीज़ें स्पष्ट कर दी कि कैसे कैसे सरदार पटेल जी ने भारत के जितनी भी अलग अलग विभिन्न रियासतें थी उन सबको एकीकरण करा, जिसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे हमने कुछ 2-3 इसमें आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें मणिपुर की रियासत का भी बता सकते हो, है ना। मैं आपको मतलब आपको हिंट भी दे रही हूँ कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और उसको अगर आपके पास टाइम है तो उसमें और अगर लेंथी उसे बनाना है तो उस कंडीशन में आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। इस पर आप मणिपुर के एकीकरण का भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद फाइनल हमारा एक इंपॉर्टेंट जब कभी हमारा आंसर का जब एंड होता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष देना बहुत ज़रूरी है, निष्कर्ष या सारांश ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो बस निष्कर्ष में हम ये डालेंगे यहाँ पे कि इसी प्रकार से भी रियासतों को भारत में विलय कराने में सरदार पटेल सफल रहे। आज भले ये बहुत मुश्किल काम दिखाई दे पड़ता है, लेकिन उस समय बहुत ही जटिल काम था। क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए आज के उड़ीसा में ही उस समय 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े थे, लेकिन सरदार पटेल जी की सूझबूझ के चलते देसी रियासतों को भारत में शामिल कर एक सशक्त एवं संगठित भारत का निर्माण संभव हो पाया। तो इस तरह भारतीय संघ में सभी रियासतों का एकीकरण हो पाया। उसके बाद हम एक बार अपना फाइनल आंसर देखते हैं कि किस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पहले प्रस्तावना, समस्या, एकीकरण में उनकी भूमिका एंड लास्ट हमारा निष्कर्ष। ठीक है, तो ये मेरा आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। जैसा भी आया है प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ और उसकी हम राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे।